जी नमस्कार, स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। आज हम एक नया विषय और महत्वपूर्ण विषय जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है को लेकर आए हैं और इस विषय को क्रमवार और महत्वपूर्ण बिंदुओं का समग्र कक्षाएं होंगी। इसमें समग्र विषयों को लिया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रथम कक्षा लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। जो हम पहले थोड़ा सा जानते हैं कि इस भारतीय राज्य व्यवस्था में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसमें हम पूरे सिलेबस को देखेंगे। ये सिलेबस हमारा एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, पीसीएस की परीक्षा के लिए, आईएएस यूपीएससी की परीक्षा के लिए, अन्य राज्यों में होने वाली एक दिवसीय परीक्षा या राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद आपका केंद्रीय पात्रता परीक्षा जो होती है शिक्षक की, उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आदि सब में समान रूप से उपयोगी है। अभी कांस्टेबल की जो परीक्षा होगी उसमें भी राज्य व्यवस्था अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आइए जानेंगे हम पूरे अपने भारतीय राज्य व्यवस्था वाले विषय में क्या क्या पढ़ेंगे। ये करीब मुख्य पूरे जो राज्य व्यवस्था का पाठ्यक्रम है उसमें महत्वपूर्ण 20 अध्याय बनाए गए हैं, जिसमें हम लोग क्रमवार पढ़ेंगे। वो विषय होंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा, उसके बाद हम लोग दूसरा अध्याय लेंगे भारतीय संविधान निर्माण एवं महत्वपूर्ण उसकी क्या क्या विशेषता है, संविधान की उद्देशिका क्या है, नागरिकता में अभी जो संशोधन हुआ है उसको पढ़ेंगे, नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे अर्जित की जाती है आदि को पढ़ेंगे। उसके बाद मूल अधिकार पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, संविधान संशोधन पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे सीधे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्र एवं उसका शासन कैसे होता है। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम वाला जो ये सिस्टम है उसको देखेंगे। उसके बाद स्थानीय स्वशासन देखेंगे, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आपात उपबंध देखेंगे, इसमें आपका आर्टिकल 352, 356, 360 के विषय में समग्र बातें होंगी। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में जो बात की गई है उनके हर बिंदुओं को क्रमवार लिया जाएगा, क्रम के अनुसार। उसके बाद भाषा से संबंधित उपबंध होंगे, निर्वाचन आयोग होगा, महत्वपूर्ण आयोग समितियां होंगी। उसके बाद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है वो हम लिए हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा। उसको जानने के पहले हम ये जानेंगे कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। राज्य व्यवस्था किसी भी राज्य, पहले जाने राज्य, जैसे जब हम किसी देश की राजनैतिक जानकारी बात करते हैं तो उस देश को हम राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था क्या है, उस राज्य में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कैसे उस राज्य का संचालन हो रहा है, उसमें शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, उसमें कार्यपालिका शक्ति कैसी है, किसके हाथों में है, न्यायपालिका का स्वरूप क्या है, विधायिका का स्वरूप क्या है, वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो कौन गवर्न करता है, वहाँ पे जो पंचायती राज सिस्टम है वो कैसे होता है आदि को ये कहते हैं। एक जो राज्य संविधान है, संविधान क्या होता है, संविधान सामान्य अर्थों में एक किसी भी देश का एक लिखित प्रारूप होता है जिसमें विधि, नियम, कानून आदि का वर्णन होता है। वो राज्य के हित में, राज्य में रहने वाले नागरिकों और व्यक्तियों के हित की बात करता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ पहुँचे इस विषय में हमारी बात संविधान करता है। उसका विधि रूप है, लिखित रूप है, यही हमारा संविधान है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। हमारे संविधान का निर्माण एकाएक नहीं हो गया कि जैसे आज हम लोग बैठे और संविधान को बना डाले, नहीं। हमारे जो संविधान का निर्माण है वो एक क्रमिक विकास का परिणाम है। क्रमिक
ब्रिटिश शासन के काल में इसकी गति कम थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार नीति की आकांक्षाओं के कारण आधुनिकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार मतलब प्रसार किया, जिसका परिणाम रूप भारत में राजनीतिक चेतना सुसुप्त से जागृत हुई। ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण है वो एक क्रमिक विकास की अवस्था है। लगातार हम अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लिए, वो धीरे धीरे हुआ। और वो कब प्रारंभ हुआ? वो ब्रिटिश शासन के काल में से ही प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश शासन के काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन जो इसकी गति थी वो धीमी थी, कम थी, रफ्तार इसकी बहुत ही धीरे धीरे थी। उस समय जो ब्रिटिश शासन की जो साम्राज्य की जो नीति थी, कौन सी नीति थी? विस्तार नीति की आकांक्षा थी। उस आकांक्षाओं के कारण भारत में आधुनिकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार या प्रसार किया, जिसका परिणाम रूप भारत में राजनीतिक चेतना सुसुप्त से जागृत हुई। उस समय भारत में जो राजनीतिक चेतना थी वो बिल्कुल सुसुप्तावस्था में थी, लेकिन जो ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार नीति की आकांक्षा थी, आधुनिकीकरण हुआ, उसके चलते पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार हुआ, तो जो हमारी यहाँ जो राजनीतिक चेतना थी वो क्या हुई? जागृत हुई। भारतीयों ने अपनी स्वायत्तता, विकास एवं स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकारों से मांग की कि हमें स्वतंत्रता मिले, हमारा विकास कैसे हो उसके बारे में बात हो, हमें स्वायत्तता मिले, हमें भी कानून बनाने का अधिकार हो, हमें भी समितियों में रखा जाए, आदि आदि बातें हुई। ब्रिटिश सरकार ने इन्हीं मांगों के संदर्भ में कुछ एक्ट पारित किए। ठीक, उसमें सर्वप्रथम जो एक्ट पारित हुआ वो हम लोगों का था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्ट 1773, ठीक है। इसमें प्रमुख प्रावधान है, जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा प्रावधान या कौन सा नियम किस एक्ट में पारित किया गया। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में जो प्रमुख बातें हुई वो ये था कि प्रथम बार भारत में कंपनी के शासन हेतु एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। प्रश्न ये पूछेगा कि प्रथम बार भारत में कंपनी के शासन हेतु एक लिखित संविधान कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद क्या हुआ? भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण प्रारंभ हो गया। भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण प्रारंभ हुआ। उसके बाद कलकत्ता में प्रेसिडेंसी के अधीन बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को किया गया। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो जो कलकत्ता वाली प्रेसिडेंसी थी उसके ही अंतर्गत बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को लाया गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात हुई कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पूछा जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई? तो हमारा उत्तर होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यही पूछता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रेसिडेंसियाँ शामिल थी? तो इनके अंतर्गत बिहार, उड़ीसा और बंगाल शामिल थे। इसके बाद एक और प्रश्न पूछता है कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी उसका प्रथम न्यायाधीश कौन था? तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह एम्पे। उसके बाद एक प्रश्न और आता है, पूछा जाता है कि ये जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो नियुक्त हुए थे, मनोनीत हुए थे या चुने गए थे या उनका निर्वाचन हुआ था? तो ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वर्ष 1774 में हुई उसमें सर एलिजाह एम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको नियुक्त किया गया था। नियुक्त मतलब अपॉइंट किया गया था। ठीक, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए, उसके बाद इसमें जो प्रमुख प्रावधान हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा गया। उसके बाद पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला होता है। तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था।
ये जितने इसमें पॉइंट दिए गए हैं सब परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और कभी न कभी ये आए हुए हैं। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में महत्वपूर्ण बातें क्या हुई थी? भारत में जो व्यापार करने वाली ब्रिटिश कंपनी थी उनके लिए लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आपका जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, मनोनीत नहीं किए गए, कौन थे? तो सर एलिजाह एम्पे थे। उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। वो कहाँ के गवर्नर जनरल हुए? बंगाल के गवर्नर जनरल हुए। बंगाल के गवर्नर जनरल कैसे हुए? बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल जब कहा गया तभी ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण था कि इसमें जो कंपनी के अधिकारी होंगे या कंपनी, ये भारतीयों से न तो उपहार लेगी, न रिश्वत लेगी, या न उनके साथ अपना व्यक्तिगत व्यापार करेगी, इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद जो प्रमुख हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया। ठीक, इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। अर्थात सुनवाई तो होगी लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट को नहीं होगा। ठीक, उसके बाद जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दूसरी बात कही गई थी, वो न्यायालय को कानून बनाते समय या न्यायालय को कानून लागू करते समय तथा क्रियान्वित के समय भारत के पारंपरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। उसके बाद हमारा जो आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें कहा गया कि इस एक्ट को कब पारित किया गया, किसने पारित किया? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ वो ब्रिटिश संसद में उस समय के वर्तमान या तत्कालीन, यहाँ वर्तमान को तत्कालीन लिख देंगे, प्रधानमंत्री विलियम पीट द्वारा प्रस्तुत किया। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। किसके द्वारा ये जो पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद में पेश किया गया या पारित किया गया या प्रस्तुत किया गया, किस उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो विलियम पीट थे। आइए पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ? उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, निदेशक मंडल, उसको कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामलों के अधीक्षण के लिए, राजनीतिक मामलों पर कार्य करने के लिए, राजनीतिक मामले कैसे होंगे उनके लिए, उनके प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन हुआ। तो इसमें ये पूछा जाएगा कि प्रथम बार कब भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का हुआ, जिसमें कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की नाम के एक नए निकाय का गठन किया गया। तो हम कहेंगे कि 1784 के एक्ट द्वारा। ठीक, आगे देखिए इसमें क्या हुआ था। और सर्वप्रथम भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि ये संपूर्ण उस समय का भारत है और ये कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है, ये कंपनी के अधीन क्षेत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है, ये कंपनी के अधीन है। तो इसको क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ठीक, उसके बाद एक क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। अब देखिए भारत में प्रशासन पर अधिकार किसका है, कंपनी पर अधिकार किसका है? तो ब्रिटिश सरकार को अब ये पूरा अधिकार मिल गया। उसके बाद जो बंगाल था, बंगाल की सरकार के अधीन मद्रास तथा बम्बई की सरकार को
कर दिया गया। उसके बाद हमारा आया चार्टर एक्ट 1813। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। इसमें ये था कि जो कंपनी का अधिकार था, अधिकार पत्र था, उसको 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसमें और क्या किया गया, जो कंपनी के व्यापार का एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन दो चीज़ें, जैसे चीन देश के साथ व्यापार और चाय के साथ जो व्यापार था उस पर कंपनी के एक अधिकार को सुरक्षित रखा गया। कंपनी के भारत के व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली प्रथम बार 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, और भारत में शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया गया। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। ये प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया। हम लोगों का चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या किया गया, जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें दो चीज़ों पर जो 1813 में जो एक्ट बना था चार्टर एक्ट, उसमें चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार जो था उस पर तो एकाधिकार रखा गया था, लेकिन जो और व्यापार थे उसको बंद कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और लेकिन आगे चल के 20 साल बाद जो अधिकार पत्र बढ़ा था तो 1833 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ये पूछा जाएगा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो हमारा उत्तर 1813 में 33 में हुआ ऐसा चार्टर एक्ट में। ठीक, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये चार्टर एक्ट 1833 में हुआ। और यही पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो अभी हम लोग पढ़े, लेकिन अब ये पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। 1833 में जो एक्ट हुआ उसके प्रावधान तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, जो उस गवर्नर जनरल हुए 1833 के एक्ट के तहत, जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ, ठीक, उनको सैन्य और नागरिक शक्तियाँ दी गई, सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियाँ दे दी गई। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, इसके पहले 1833 के पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, चौथा विधि सदस्य जोड़ा गया, प्रावधान किया गया। उसके बाद क्या किया, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले, अर्थात प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1833 के एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को क्या किया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। उसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट 1853। प्रथम बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया गया, सिविल सेवाओं में। उसके बाद संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, जो आगे चलकर लघु संसद कही गई। ठीक, गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। आज हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा वाले अध्याय में महत्वपूर्ण एक्ट को पढ़े। ठीक, आप हमारे साथ बने रहे और आगे भी बने रहिए, और हमारे इल्विन क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं और हमें एक नई शक्ति, नई ऊर्जा दें। आगे हम लोग भारत शासन अधिनियम से लेकर हमारा देश कब आज़ाद हुआ तब की बात करेंगे। ये हमारे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा में इतने तथ्यों का समायोजन किया जाएगा। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।